मोदी, मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए, चोरों की पसंद मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया, हिमांता, शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, कम कीमत में अधिक घोटाले लाया मोदी, इसीलिए तो हर चोरों को भाया मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, मोदी। जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सदस्य जो लगातार जनता सरकार मोर्चा के लिए दिन रात घर से निकले हुए हैं, घर पर जाने का भी टाइम कौन है जिनके पास में, क्योंकि महाराष्ट्र तो आए थे सीधे यहाँ आ गए, माता जी बीमार है उसको भी समय नहीं दे पा रहे। जो बड़ा काम जब आपने करना हुआ है तो कई बार कई चीज़ों को आपने इग्नोर भी करना पड़ा है, परिवार को भी छोड़ना पड़ा है, माँ बाप को भी छोड़ना पड़ गया है। और आज जब हमारी डॉक्टर साहब के साथ चर्चा चल रही थी कि माता जी बीमार है, माता जी भाई माँ बीमार होगी तो बेटा ने याद करेगी, बेटा बीमार होगा तो माँ ने याद करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो भगत सिंह का एक पत्र याद आया आज फिर दोबारा तय। जब भगत सिंह जेल में था तो उसका पिताजी वकील करने खातिर चला गया उसकी जमानत खातिर, अगर इसकी जमानत ले लिया छोरा फांसी तो बच जाएगा। भगत सिंह को जब पता चला जेल में कि इस प्रकार से पिताजी उसकी जमानत लगाने का प्रयास कर रहा है तो उन्होंने एक पत्र लिखा था जेल के अंदर से। वैसे तो उनका जो पिताजी था किशन सिंह वो भी जो है बहुत बड़ा क्रांतिकारी होया, तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि पिताजी मुझे पता चला है कि आप जो है मेरे को बचाने का प्रयास कर रहे हो और जमानत करवाने खातिर वकील कर रहे हो। मुझे आपकी देशभक्ति पर कतई शक नहीं है, आप जैसे देशभक्त कभी कभी पैदा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी पुत्र मोह में पड़ गए। भगत सिंह ने उस समय लिखा था कि पिताजी मेरे लिए जो ये काम है, जो देश की आज़ादी का, देश को बचाने का जो ये काम है, ये इतना बड़ा है कि इसमें मेरा जीवन तो कुर्बान होगा ही होगा। अगर आपने ये जो जमानत की अर्जी जो कोर्ट के अंदर लगा रखी है इसको वापस नहीं करवाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं तेरा बेटा हूं। जब बड़े परिवर्तन करने पड़ते हैं तो भाई माँ बाप बाण भाई सारी चीज़ों से ऊपर उठ के अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ा है समाज के लिए। जोरदार ताड़ियों के साथ डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा के लिए मैं अनुरोध करूंगा अगले 2 घंटे के लिए डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी आपसे बातचीत करें। डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा। धन्यवाद विकास भाई। किसी भाई को नींद आई है तो वो सो सकता है, मतलब आप सो सकते हैं, आराम से लेट सकते हो, कोई ऐसा कोई ज़रूरी बात मेरे ख्याल से हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ साथी ने पहले भी सुन रखी है और कुछ आगे के लिए, और फिर शायद आपके काम की भी बात ना हो ये जो मैं अभी करने वाला हूँ ना। अभी मेरे 2-3 साथियों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप ना उस रुपये वाले मुद्दे पे बोलो, तो मतलब वो रुपये वाले पे सुनने आ रहे होंगे, तो उनके लिए ये है बात। भाई वो देखिए उसने साउंड वाले ने, तो और रुपये वाले मुद्दे पर तो आप बात करेंगे परसों को। देखो हम यहाँ केवल
कर्ज की मुक्ति के लिए आप लोगों को अपने साथ या अपने इस आंदोलन में नहीं साथ लाना चाहते कि हम आपका कर्ज मुक्त करेंगे तो आप हमारे को साथ दीजिए। अगर आप में से कोई साथी ऐसा है जिसकी अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अगर हमारा साथ नहीं भी दोगे तो भी हम लोग आपका साथ देंगे, तो भी आपकी कर्ज मुक्ति है, ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब इसके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन हम जो बात करते हैं आपसे, उसका एक मकसद ये है कि भाई एक बार आके सुन तो लो, समझ तो लो 3 दिन में कि ये जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है इन लोगों ने, जो जनता सरकार मोर्चा वाले साथी हैं, यह बीमारी के है। अभी जैसे विवेक भाई ने आपके सामने एक बात कही कि आप जब सीमेंटेड घर बना रहे हो ना, तो आप ये समझो कि उस घर में लगने वाली हर चीज कंपनी को दे रहे हो, और उसके बाद जो आपका स्वास्थ्य खराब होता है, उस खराब स्वास्थ्य की वजह से जो आप दवाइयां खाते हैं वो भी कंपनी को ही दे रहे हो। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अपने जीवन शैली की तरफ एक बार नजर दौड़ा करके देखनी पड़ेगी कि जो आप कर रहे हो वो आप अपने आप से कर रहे हो या आपसे करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, आज संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि व्यवस्थाएं अपने आप से बदल गई हों या ऐसी बदली हों कि आप रात को सोए हुए थे, पहले दूसरी व्यवस्था थी, एकदम सुबह उठे तो दूसरी मिली। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। धीरे 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 इस तरीके से परिवर्तन हुए कि या तो आपने खुद से उस परिवर्तन के लिए हामी भरी, या आप खुद उस परिवर्तन का हिस्सा रहे। आप नहीं रहे तो आपके बड़े बुजुर्ग रहे या आपके बच्चे उसमें शामिल हुए। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको उस परिवर्तन का या तो हिस्सा बनाया गया या आपसे कंसेंट ली गई। बहुत तरीके से उस तरीके को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस तरीके को नहीं समझेंगे, मान लीजिए अभी हमने आपको कर्ज मुक्ति दे दी, कर्जे से मुक्त हो गए, आपके लिए व्यवस्थाएं तो वो बनाई हुई है कि जैसे ही आप कर्ज मुक्ति का सर्टिफिकेट लेके घर जाओगे, घर जाते जाते आपके पास फिर से फोन आ जाएगा, एक गाड़ी फ्री में मिलने लग रही है, ले ओके, फिर आप ले लोगे, फिर फंस जाओगे। और फिर हम जैसे आदमी क्या कहेंगे कि इनके लिए कब तक लड़ते रहें, किसके लिए लड़े। मतलब यदि भगत सिंह और को यह मालूम पड़ जाए कि हमने जिनके लिए अपनी जान दी थी, वो आदमी तो सारे आपस में एक दूसरे का ही गला काटने में लगे हुए हैं। उस देश के लोग, उन्हीं के पुरखे। अभी भगत सिंह का वो पोता है ना, क्या नाम है उसका, यादविंदर टाइप से कुछ है, नहीं यादविंदर है, एक लंबा सा लड़का है, नौजवान सा, जिसने भगत सिंह के नाम पर एक पूरी की पूरी फौज खड़ी करी, लोगों की, युवाओं की भावनाओं को इकट्ठा किया और जाके बीजेपी की झोली में डाल दिया। अभी कोई दूसरा आएगा राजगुरु वाला, वो आके अगली सरकार की झोली में डाल देगा। इससे पहले वाले भी यही करते आ रहे हैं। तो वो क्या सोचेंगे कि इन लोगों के लिए जान दी हम लोगों ने। अभी यही चीज जनता सरकार मोर्चा के साथ ही कई बार डिस्कशन करते हैं कि ये मतलब क्या ये रास्ता सही रहेगा या ये रास्ता सही रहेगा, या मतलब समझ में कई बार ऐसे नहीं आता है कि क्या करें। फिर आखिर में एक ही बात पर सहमति बनती है कि यार सच के साथ खड़े होते हैं, देखी जाएगी जो होगा। जो सच की लड़ाई है वो लड़ेंगे, कोई साथ दे ना दे, थोड़े रह जाएंगे, थोड़े दिन ज्यादा लग जाएंगे, थोड़ा लंबा चल लेंगे, बाट देख लेंगे, नहीं आओगे, मर खप जाएंगे और क्या अभी। लेकिन चोरों का साथ नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, यो साथ देंगे केवल सच का। यो जनता सरकार मोर्चा का एक विजन लेकर चले, इसीलिए टाइम लगा, समय भी हमको इसलिए लग रहा है। आप ये सोचिए कि आप उम्मीद नहीं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप में से कोई साथी 7 दिन की ट्रेनिंग में होगा, 1 2 3 5 6 लोग हैं। आप लोगों ने उस 7 दिन के अंदर महसूस किया होगा कि हमारा काम करने का तरीका क्या है। आप सोचिए, जिनको वैसे काम करने का
अभ्यास नहीं था दिन रात। आप सोचिए, हम 7 दिन की जब ट्रेनिंग की हमने, तो हम रात को 2 बजे सोते थे, कई बार तो 2 बजे 2:30 बजे, और सुबह 3:30 बजे उठते थे, 4 बजे फिर चालू हो जाते थे अपना काम करने के लिए। तो अगर मान लो किसी को अभ्यास नहीं है इतनी देर तक काम करने का, कंटिन्यूअसली जागने का और फिर मेहनत करने का, वो सारे साथी दूसरे दिन बीमार हो चुके थे। मतलब बहुत सारे साथी वहां से बीमारी लेकर के आए थे, क्योंकि उनको अभ्यास ही नहीं था इतना जबरदस्त। और आपने देखा होगा कि मेरे चेहरे पर कोई शिकन या कोई थकावट नहीं थी 7 दिन में। उसका कारण क्या था कि हम कंटिन्यूअसली कई सालों से केवल इसी तरह की मेहनत कर रहे हैं, यही दिन रात। पर्पस क्या है कि समाज में से अच्छे लोगों को निकालना। वो जो समाज में जो अच्छे लोग बैठे हुए हैं ना, उनकी समस्या है एक, अच्छे आदमी को किसी किस्म का लालच नहीं होता, तो वो किसी के पीछे नहीं भागता, तो वो किसी लालच में नहीं है, तो किसी से डरता भी नहीं है, और वो दूसरे को देने में ज्यादा इच्छुक रहता है। उसने जितने भी लोगों को आज तक दिया, उसने देखा कि हर आदमी छल करके गया उसके साथ। क्योंकि पिछले 30-35 साल का हमारे समाज का जो एक ऑरा है, वो क्या रहा, या तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का रहा, या बैंकिंग वालों का रहा, लोन वालों का, या वो जो कंपनियां MLM कंपनियां होती हैं, 4000 में मेंबर बना दे, 3 मेंबर बना दे, तेरे पैसे उल्टे आ जाएंगे, इस टाइप का रहा है ना, या कंप्यूटर की कंपनियों का, स्कूल टीचर्स का, पॉलिटिशियंस का। तो यानी पिछले 35-40 साल के अंदर, और ज्यादातर तो पिछले 30 साल में, हमने झूठ ही झूठ देखा है, झूठ ही झूठ। चाहे कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति हो या कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो, वो इतना झूठ बोल चुका है समाज के अंदर कि नए आदमी के ऊपर भरोसा करने में डर रहा है वो आदमी के, ये भी झूठे निकलेंगे, ये भी आखिर में ऐसे ही निकलेंगे, क्योंकि उसका अनुभव है ही नहीं। और जब हम समाज में उतरते हैं तो हमारे को जो सुनने को मिलता है, पहले मिलता था, अब तो नहीं खैर मिलता, अब स्थिति थोड़ी बदली है, अब सुन रहे हैं लोग, अब खुद से भी। अब इस तरीके से प्रोग्राम है कि जनता सरकार मोर्चा के प्रोग्राम्स के लिए अगले 2 महीने पूरी तरह से फिक्स रहते हैं, और आगे लिस्ट बनी हुई है कि कहाँ कहाँ के प्रोग्राम्स हैं। मतलब अभी इतनी लंबी लिस्ट है। आपकी ये 10वीं ट्रेनिंग है। जैसे ही ये खत्म होगी, गांव गांव प्रोग्राम चालू हो जाएंगे। जैसे 10 को यहाँ खत्म करेंगे, 11 को अमृतसर में है, फिर जलंधर में है, 2 प्रोग्राम एक ही दिन में। वापस आते ही फिर अलग अलग गाँव की शेड्यूल तैयार पड़ा हुआ है। फिर 15, 16, 17 को जयपुर में है, वहाँ से आते ही फिर मध्य प्रदेश में है, फिर उड़ीसा में है, उसके बाद फिर अपनी पश्चिम बंगाल कलकत्ता में ट्रेनिंग है। तो ऐसे ही करके फिर अगले महीने का हर सैटरडे से हर चारों के चारों हफ्ते ऑलरेडी बुकड हैं कंप्लीटली अगले महीने के। इस तरह से अब पूरा काफिला चल पड़ा है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने अभी तक भी। उसका कारण क्या है कि हम जो सपना लेकर चले थे कि हमको लीडर्स निकालने हैं आप में से, वो खुद से लीड करने वाले लोग अपने आप नहीं आ रहे। पता नहीं, कुछ साथी थे, जैसे हमारे फतेहाबाद के एक साथी थे, जब 7 दिन की ट्रेनिंग में थे तो उन्होंने हमको कहा कि डॉक्टर साहब आपको हमको काम देना पड़ेगा, हमको ऐसे नहीं समझ में आता कि क्या करना है। तो फिर हमने उनको यही कहा कि भैया तुमको फिर आके हमको कहना पड़ेगा कि हमको काम दो। हम ऐसे किसी को नहीं देंगे काम, हम ऐसे किसी को जिम्मेदारी नहीं देंगे, क्योंकि क्या पता आपको लगता ही ना हो कि ये इतना सीरियस मैटर है। भाई आप तो क्या सोच रहे हो कि हम अपना काम करने के लिए आए, उस काम के लिए साथियों ने कह दिया कि आप 3 दिन यहां लगाओ, चल 3 दिन जैसे तैसे करके लगा लेंगे, हमारा काम बनो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अगर वो लाइन बोलनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कोई साथी ऐसा है जिसको समझ आ गया कि आप लोग सही रास्ते पर हो, तो फिर आके खड़ा होना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। हमारे पास ट्रेनिंग के शेड्यूल ज्यादा हैं, ट्रेनिंग देने वाले कम है, तो ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को अब आना चाहिए कि जैसे ही आप ट्रेनिंग वाले लोग तैयार हो गए, उसके बाद हम अगले लेवल पे चल पड़ेंगे प्रैक्टिकल। अभी जैसे विवेक भाई ने बताया कि चुने वाले एंगल पे अगर हम लोग ये भवन निर्माण का शुरू कर दें, तो प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए क्या है, अभी हम आपकी वीडियो डालेंगे, आपके पास इंक्वायरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो डिलीवरी देने के लिए अपने पास मैन पावर है ही नहीं। ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए
हम ये मानकर चलते हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद आप में से कुछ साथी आएंगे और खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आप हमारे साथियों का, जो साथी लगातार ट्रेनिंग्स में एंगेज रहते हैं, उनका आप हाथ बटाएंगे और उनको, भाई तुम लोग एक स्टेप आगे भी चल सकते हो, अब हम इस काम को संभालने वाले साथी तैयार हो गए हैं, आप हमारे जिम्मे लगाइए। आप हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं, 3 दिन लगा सकते हैं, 4 दिन, ये आपके ऊपर है कि आप कितना समय लगाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समय इस पर लगाना पड़ेगा। पहला तो ये, जब आपको 3 दिन में ये समझ आ जाए कि ये लड़ाई वर्थ फाइटिंग है, मतलब लड़ने लायक है, अब इस लड़ाई को समझ लेंगे आप कि हम ये कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करने के चले हम चले। एक व्यवस्था परिवर्तन का एक अभियान है, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। तो ये सिर्फ पैसे की नहीं, ये सिर्फ हमारे शिक्षा की नहीं, स्वास्थ्य की नहीं, राजनीति की नहीं, खेती की नहीं, अपने जीवन से जुड़ी हर चीज की व्यवस्था के परिवर्तन की लड़ाई है ये। और ये हमारे पैदा होने से शुरू होती है। ये जो लड़ाई है ये हमारे पैदा होने के स्टाइल से शुरू होती है कि हमारा बच्चा पैदा कैसे होगा। क्या हमारे बच्चे को पैदा होने के लिए, पैदा होने से पहले उसकी मां को और उसको बहुत सारे इंजेक्शंस की जरूरत है क्या? बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स की जरूरत है क्या? बहुत सारी दवाइयों की जरूरत है क्या? हमारे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जनता सरकार मोर्चा में। किसी का बच्चा 10 साल का है, किसी का 5 साल का है, किसी का 2 साल का, किसी का 1.5 साल का, जिनके बच्चों ने, उनकी मां ने आज तक डॉक्टर का मुंह नहीं देखा, शक्ल नहीं देखी, अस्पताल नहीं गए। और वो बच्चे, अगर उन बच्चों के साथ में उनको बिठा दिया जाए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सुनील भाई हैं अपने खेती वाले, कल आ जाएंगे वो। सुनील शर्मा का जो बेटा है वो 4.5 साल का है, और मैं तो, क्योंकि काफी समय हम लोग साथ बिताते हैं, पड़ोस में जहां वो रहता है 5-6 बच्चे और हैं। अगर वो खेलते हों और वो पहुंच जाए, 5 मिनट के अंदर वो सारे के सारे घर भाग जाते हैं। वो मारता नहीं है किसी को, वो इतना दौड़ता है कि वो उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते ऐसे करके अपने घर ही चले जाते हैं। वो उसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसका एनर्जी का, ऊर्जा का लेवल इतना हाई है कि वो दूसरे बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। हम उनसे बता देते हैं कि ये वाले बच्चे वो हैं जो टीकों वाले, जो सारे के सारे अस्पतालों की पैदाइश हैं, ये वाला घर की पैदाइश है, ऑर्गेनिक बच्चा। अब वो ऑर्गेनिक बच्चे बोलते हैं हम उनको, तो ऑर्गेनिक बच्चे अलग ही दिखाई देते हैं। अब आपकी व्यवस्था क्या बनाई सरकार ने कि आपके गांव में अगर दाई है और अस्पताल में वो है आशा वर्कर है, उनकी बातचीत सुनिए क्या है। डॉक्टर साहब मेरा केस था, दाई ने डिलीवरी करा दी, क्योंकि केस गेला रुपए मिला भाई। वो रुपए किस चीज के मिलते हैं? कभी किसी ने गौर किया कि अस्पताल में डिलीवरी कराने का आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर को कैसा पैसा? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा किसी ने भी ना, क्योंकि उस एंगल पर सोचने के लिए आपको उस एंगल पर देखना, उसकी आपकी नजर बड़ी करनी पड़ेगी। आप में से किसी ने आईसीडीएस प्रोग्राम सुना है? आईसीडीएस प्रोग्राम आया WHO का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आईसीडीएस की फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसमें WHO क्या कहता है कि हम गांव-गांव जाकर के ऐसे सेंटर स्थापित करेंगे कि आपके बच्चों को खाना कैसा चाहिए, उनकी हेल्थ के ऊपर निगरानी कैसे रखनी है और उनको कैसे स्वस्थ रखना है, ये हम बताएंगे कि इन बच्चों को क्या क्या खाना चाहिए। देखा आपने वो प्रोग्राम? किसी ने नहीं देखा? मैं बताता हूं। 40 किले का जमींदार, उसकी घरवाली अपने पोते ने गोदी में लेकर और भिखारी की तरह कटोरा ठाके तड़के तड़क कहां जाया करे? आंगनबाड़ी वर्कर। वो आंगनबाड़ी की जो स्कीम है वो है आईसीडीएस प्रोग्राम WHO का, जो आपके बच्चों के पहले दिन से वजन
उसको कौन सा इंजेक्शन लग लिया, उसके कौन सा इंजेक्शन लगने से कौन सी बीमारी हुई, उस सारे की जानकारी WHO को लगातार पिछले 25 सालों से देती आ रही है हर बच्चे के ऊपर। वो वहीं से तय करते हैं कि इनका डीएनए में क्या क्या खास बात है, इस डीएनए में इस बीमारी, इस इंजेक्शन का क्या असर हुआ, इस डीएनए को क्या असर हुआ, वो सारी जानकारी आपकी WHO को दे रहे हैं। आपने कभी गौर ही नहीं किया कि WHO आंगनबाड़ी वर्कर के जरिए आपके गांव में बैठा हुआ है और आपकी ही मतलब आपकी बहन बेटी उस पूरे प्रोग्राम को वहां तक लेके जा रही है। कितनी ईमानदारी से। हमारी उन माओं को, वो मेरे गांव में 2 केस ऐसे मैं जानता हूं जिन्होंने खेत में काम करते हुए बच्चे जन्म दिए थे। आपने भी सुने होंगे, किसी ने सुने होंगे, किसी के हिस्ट्री में देखे होंगे। वो माएं हमारे गांव में होती थी और जो जन्म के वक्त जो मौत की दर है हमारे गांव में, मेरे ख्याल से ना के बराबर होती थी, ना के बराबर। वो अगर कोई डेथ होती थी तो वो किसी दूसरी लापरवाही से होती थी जन्म के समय की। लेकिन आपको टेलीविजन और अखबारों ने और इन डॉक्टरों ने, WHO के गुलामों ने आपको बिल्कुल यकीन दिला दिया कि भाई साहब पहले कितने बच्चे मरते थे, और हमने मान लिया। कैसे माना? इसका एग्जाम्पल आपके सामने लाइव चल रहा है। आपके दौर में कोरोना की सच्चाई सबको मालूम पड़ गई, अब तो पूरी कहानी पता लग गई। कितनी खतरनाक बीमारी थी, उसके इंजेक्शन से क्या क्या हुआ, कितना कैसा था क्या नहीं, सबको मालूम है ना। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बताओ पहले तो बताएंगे इसके ऊपर। यो तो अलग से सेशन ले लेंगे क्योंकि फिर यह वीडियो उड़ा दिया अगर सारी सच्चाई। लेकिन अगर मान लो इस कोरोना के ही विषय में आज से 50 साल बाद आपका पोता अगर जानने लगे आपसे, आपकी जिसमें से किसी की उम्र 30 साल भी है, किसी की 40, तो बाय चांस आप 80-90 तक पहुंच गए, तो आपके को हमारे टाइम में एक बीमारी आई थी। अब जिसको सच्चाई तो पता है वो बताएगा, बेटा ऐसे ऐसे करके एक प्रधानमंत्री, मतलब मारा नहीं, सारे मुख्यमंत्री और सारे देशों के प्रधानमंत्री सारे के सारे WHO के आगे घुटने टेक दिए और जैसे WHO ने बोला उन्होंने वैसे किया। जिसके समझ में आ रही वो तो यो होगा। और किसी के घर में उसका दादा नहीं है जिंदा, तो वो कहां से पता लगाएगा? अखबारों से। किताब से भी ज्यादा अखबारों की कटिंग, हेडलाइन गूगल से। गूगल में अगर हमने थोड़ी बहुत सच्चाई बताई हमारी, तो वीडियो भी उड़ गई, चैनल भी उड़ गया, सारी चीज उड़ गई। तो आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद हमारी तो बात कही हुई, क्या पता टीवी पे मिले ही ना। लेकिन वो अखबारों की कटिंग मिलेंगी जिसमें लिखा हुआ इतनी दहशत, इतने तारीख को इतने केस मिले, इतने तारीख को इतने केस मिले, इतने भर्ती हैं, ये दवाई नहीं मिल रही है, इतने लोग मरन लग रहे हैं, इतने लाशों के ढेर हैं, गंगा जी पे ऐसे लाशें मिली, यही खबरें मिलेंगी ना। और वहां पर लिखा होगा फिर एक दिन की उसमें कि देश के प्रधानमंत्री ने मुफ्त टीकाकरण करवाकर इतने लोगों की जान बचाई। हमारे पोता पोती को तो ऐसे ही पता चलेगा ना। जैसे आपको भी स्मॉल पॉक्स के बारे में, पोलियो के बारे में और पुरानी बीमारियों के बारे में आपको कहां से पता चलता है? जब आप गूगल करते हो। वो लिटरेचर आपको नहीं मिलेगा जहां किसी बीमारी का सच मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए तो आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। 10 किताबें छानोगे, 15 किताबें छानोगे, तो जाके 4-5 सेंटेंस मिलेंगे जो असली काम के मिलेंगे। और उनको सारों को जोड़ना आपको आना चाहिए। अगर वो जोड़ना नहीं आता तो फिर आपको यह नहीं समझ में आएगा कि वो खेल कहां से चल रहा, जब जोड़ोगे नहीं। भाई अगर मान लो ये जो अभी हमारा किसान आंदोलन हुआ 13 महीने तक चला, अगर किसानों को DAP यूरिया मिलना, खेत में पेस्टिसाइड डालना, बीज की कंपनियों के अंदर बिल गेट्स का आना, कानून, तीनों कानूनों का बनना और इनका इंपैक्ट किस पे होना, अगर ये सारी चीज जोड़नी पूरी तरह से आ जाती तो ये कानून आ ही नहीं सकते थे। लेकिन वो आ रहे हैं। ये कानून आएंगे, इसके विषय में तो 2017 के अंदर बोल चुका थे
नरेंद्र मोदी। कब बोला? आप में से किसी ने नीति आयोग के बारे में आपको मालूम है? नीति आयोग की फुल फॉर्म किसी को पता है? नहीं साहब, यहीं तो फंस गए हम। प्लानिंग कमीशन हमारा पहले होता था। उस प्लानिंग कमीशन के जो सदस्यों के चयन होता था, वो चयन होता था 6 साल के लिए, और फिर नया सदस्य आता था, और फिर नया सदस्य मतलब हर 6 साल में। तो कभी कोई कभी कोई कभी कोई। इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अपने लोगों को लगा देगी, 5 साल बाद बदल के दूसरी सरकार आएगी तो वो अपनों को, तो कभी उसके भी लोग थे, उसके भी। तो प्लानिंग कमीशन क्या प्लान बना रहा है ये पूरे देश के सामने होता था, क्योंकि उनकी खुफिया जानकारी वहीं से मिलेगी ना कि इस टाइम पे प्लानिंग कमीशन में ये गड़बड़ चल रही है। ये अंग्रेजों ने देखा। अंग्रेज में किसको बोल रहा हूं असल में मैं बता रहा हूं, अंग्रेजों को जिन्होंने भेजा था वो इजरायली हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है जीवन में हमेशा, इजराइल शब्द याद रखना है। इजराइल, कभी भी आपके देश को बर्बाद करने की कोई योजना आएगी तो वो इजराइल से आएगी बस। यानी ये पूरी दुनिया को जो कंट्रोल करने का खेल चल रहा है इजराइल से। तो इजराइल, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, करनाल में सब्जियों के लिए नए जितने पोली हाउस बने, जितने आपके निर्मल सरोवर बनने लग रहे हैं, जोड़ की खुदाई, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत है। इंडिया और इजराइल का समझौते वाले प्रोजेक्ट हैं ये। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अभी तक जितकी हमने बात की है, उनका सबकी ब्लड लाइन, जितने अमेरिका के राष्ट्रपति आज तक हुए हैं, उन सब की ब्लड लाइन वहीं इजराइलियों के पास जाके मिलती है। जूस मिलते हैं, वो जूस, यहूदी जिनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको दूसरी चीज कौन सी ध्यान रखनी है कि आप WHO का गठन कैसे हुआ। भाई आज के टाइम पर पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का, तो वो यूनाइटेड नेशंस कर रहा है। क्यों जी? यूनाइटेड नेशंस, जिसमें सभी देशों से संधियां कर रखी हैं, WTO की संधियां, उससे पहले गैट समझौता था, उससे पहले के जितने समझौते हैं सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस ने कर रखे। यूनाइटेड नेशंस का गठन कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वहां पर एक वर्ड मिलता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वहां भी मिलता है। यानी एक विश्व युद्ध होगा और नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। वो क्या कहते हैं कि जो व्यवस्था अभी चल रही है इसने तो धराशायी होना ही है। लंबे समय तक, हजारों हजार साल तक कौन सी व्यवस्था चल सकती है? एक ही चल सकती है, सत्य सनातन व्यवस्था जिसको कहते हैं अपन। ठीक है, लंबे समय तक तो केवल वही चल सकते हैं जिसका नाम ही सनातन है और सत्य है। सत्य वर्ड, सत्य के बिना सनातन व्यवस्था का कोई रोल नहीं, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो जो सत्य के आधार पर अगर कोई चीज, नियम के आधार पर अगर कोई व्यवस्था बनी है, वो तो चल सकती है हजारों साल तक। अन्यथा उस व्यवस्था ने डहना है हर 50 से 100 साल के अंदर अंदर। तो अभी अपने पास द्वितीय विश्व युद्ध को हुए लगभग 80 साल के करीब हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि 2030 तक हम लोग इस पूरी व्यवस्था को ढह देंगे और एक नई व्यवस्था आएगी। वो ऑलरेडी बताते हैं सारा कुछ, पूरा प्रोग्रामिंग के तहत आपको सरेआम बता कर ये लोग करते हैं। किसान को पेस्टिसाइड दिया गया, यूरिया दिया गया, DAP दिया गया, हाइब्रिड बीज दिए। किसने दिए? किसने दिए? आपको लगा सरकारों ने दिए। हमने कहा ये एक कंपनी है, एक फाउंडेशन है जो कहती है हम पूरी दुनिया को अच्छा ही चीज देते हैं, लेकिन असल में वो हाइब्रिड ही हाइब्रिड देते हैं। उसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। क्या नाम है? रॉकफेलर। ये फैमिली ऐसी है, इसके बारे में अपने बाबा रामदेव 2011-12 में चिल्ला के बोला करते थे। शायद आपने वो वीडियोस देखी, किसी ने वो वीडियो? हाथ खड़ा करके बताना, देखी है आपने?
खूब दबा दबा के रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर के बारे में दबा के बोलते थे। अचानक से 2014 में उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भूल गए। मतलब ऐसा कमाल, उनको अब याद नहीं आती उनकी कि अब वो आदमी कहां है क्या नहीं। आपको जब मालूम पड़ेगा हर युद्ध के अंदर दोनों पार्टियों को युद्ध के हथियार देने वाले, सप्लाई करने वाली एक ही कंपनी मिलती है। रॉकफेलर फाउंडेशन का मैं जिक्र आपको कर रहा था। 1908 में उन्होंने एक कमीशन बिठाया इस बात का पता करने के लिए कि बताओ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी पद्धति कौन सी है इंसानी इलाज की। उस टाइम पे चाइना की, एशिया के अंदर बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं हमारे अंदर जो बहुत प्राकृतिक तरीके से इलाज करती हैं। एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, कलर थेरेपी है, नेचुरोपैथी है, योगा, क्या नाम, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है। ये सारी की सारी पैथीज से डिटेल लेकर के गए तो वो ये कहता है कि वैसे तो पैथीज बहुत हैं, हर आदमी पे अलग अलग काम करती हैं, लेकिन जो एलोपैथी है ना वो सबसे बढ़िया है। ये उसने कहा अब्राहम फ्लेक्सनर ने अपनी रिपोर्ट में 2011 में, और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही इस एलोपैथी ड्रग के प्रमोशन के लिए गठन हुआ WHO का, जिसको सबसे ज्यादा फंडिंग मिली रॉकफेलर फाउंडेशन से। यानी कि जो इस पैथी को चलाने के लिए कमीशन बैठा वो भी उसी ने फंडिंग दिया, और जिसने इसका प्रचार का जिम्मा लिया WHO, उसका भी फंडिंग किसने किया? किसने किया? रॉकफेलर ने। अब इसके बाद क्या होता है, वो ये कहते हैं कि बीमारी नहीं होते भारत के लोग, तो अपने यहां प्रॉब्लम है ना, अपने देश में लोग बीमार नहीं होते थे। आप में से कोई 70 साल के हैं जिनकी उम्र 70 के नजदीक हो, 65-70, तो तब आप बता सकते हैं बड़े आराम से कि आज से 45 साल पहले अपने गांव में कितने का अस्पताल होया करते थे? है जी, 5-4 गांव में कोई एक अस्पताल, कोई एक डॉक्टर कदे कदे आया करता। ये थी अपनी चिकित्सा व्यवस्था। मतलब गांव में अस्पताल नहीं थे, गांव में डॉक्टर नहीं थे। भाई डॉक्टर तो जब आएगा ना जब बीमारी आएगी, जब बीमारी नहीं थे तो डॉक्टर भी नहीं थे। तो उन्होंने उस वक्त, ये मैं सारी चीजें पैरेलल क्यों जा रही हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा ये सब कुछ एकदम से एक ही वक्त में हो रहा है। अभी आज आप यहां बैठे हो, आज ही सरकार कोई प्लानिंग बना रही है, आज ही विपक्ष कोई प्लानिंग बना रहा है, आज ही कोई कंपनी अपनी प्लानिंग बना रही है, आज ही सारा खेल पैरेलल में चल रहा है सब कुछ। ये कंपनियां कैसे करती हैं मालूम है? कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, उस कंपनी को सरकार से परमिशन मिल नहीं रही, रिलायंस कंपनी है या अडानी की कंपनी है, मैं डायरेक्टर हूं कंपनी में, मैं कंपनी से जाऊंगा, अडानी साहब फोन करेंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को कि एक आदमी भेज रहा हूं, उसका सिलेक्शन करना है। यूपीएससी में सिलेक्शन होता है ना बैकडोर से, किस किस को मालूम है बैकडोर से एंट्री हो रही है अभी आजकल? वो बैकडोर से एंट्री होती है। आपने कभी नोटिस नहीं किया जितनी बैकडोर की एंट्री हुई है डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के लेवल की एंट्री हुई है, एसीएस से कम की कोई भी एंट्री नहीं है। तो मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं रिलायंस में, मुझे अपना कोई, या फिर मैं अडानी कंपनी में हूं, मुझे कोई अपनी कंपनी से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में कोई परमिशन नहीं मिल रही है, तो मैं यहां से कंपनी को इस्तीफा दूंगा, सरकार मुझे एसीएस लगाएगी। एसीएस मंत्री के बराबर की ताकत रखता है, वहां पर वो एप्लीकेशन उधर से आएगी, मैं एसीएस उसके ऊपर साइन करूंगा और इस्तीफा दे करके वापस आके अपनी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। ले लो दार, कर लो। मतलब गजब काम हो रहा है। और हम में से किसी को नहीं पता कि आपके बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने की योजना ये लोग कंपनियों वाले ऐसे ही बना रहे हैं। वो वहां से करके आते हैं, उधर जाके हाजिरी लगा के, उधर साइन करके, महीने 2 महीने में सब कुछ करके वापस आ जाते हैं। और कानों कान किसी को खबर नहीं पड़ती, क्योंकि आपको कुर्सी की तरफ देखने की आदत है, आप उस आदमी की तरफ नजर दौड़ा ही नहीं रहे। उर्जित पटेल को अगस्त 2016 में
पोस्टिंग मिली। 16 अगस्त के आसपास की बात है। 21 अगस्त को मैंने जब उसका पूरा डिटेल देखा, हिस्ट्री से एमए है बंदा, रिलायंस इंडस्ट्री में डायरेक्टर रह चुका है, पीछे उसका बैकग्राउंड चेक करा। बैकग्राउंड चेक करते ही मैंने 22 अगस्त 2016 को एक पोस्ट लिखी, आने वाले वक्त में बैंकों के जरिए भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है और अब की बार बैंकों पर नजर दौड़ाई रखी है, क्योंकि उर्जित पटेल को इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं आता। वो इकोनॉमिक्स का उसको पढ़ा ही नहीं, उसने ना ग्रेजुएशन में पढ़ा ना मास्टर्स में, उसने तो हिस्ट्री में एमए करी हुई है। तो जिस बंदे को अर्थशास्त्र का कुछ नहीं आता, उसको रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया जाए, तो आप समझ लो। आप देखिए, अगर लोगों की आवाज विधानसभा लोकसभा में ना जाए तो ऐसे व्यक्ति को विधानसभा पहुंचा दो जो लोगों के बीच कदे ना गया हो, तो आपके बीच का कोई आदमी जाएगा ही नहीं। जब आपकी दबाव का कोई आदमी नहीं, आपके बीच का कोई आदमी, तो मरा जाओ रुक के। फिर हमारा करनाल का एमपी था, ओके, क्या करता, हम जानते ना उसके पास। मैं कहा अरोड़ा जी, अश्विनी चोपड़ा जी कर दियो काम। एक लाइन थी उसकी, मैं तो वोट दिया था, मोदी तो दिया था, उस पकड़ा लो। आदमी को देख के हमने वोट दिया नहीं, उसको दिया था, उससे करा लो, अगला बोलता है साफ साफ। अब अपने बीच का आदमी नहीं है, तो जिस डिपार्टमेंट को खत्म करना है वहां कोई नाकाबिल आदमी बिठा दो, डिपार्टमेंट खत्म। क्यों जी? मान लो यार 3 दिन की ट्रेनिंग आप इसे आदमी ने करा दा, जो ट्रेनिंग ना दे, जो आपको बताए ना, जो जानकारी ना दे, जो केवल भाषण दे, तो 3 दिन के बाद फिर अगली ट्रेनिंग में भी आ जाओगे। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, हम खाना है, खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम अगर खाना बनाने की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसने खाना पहली बार बना रहा हो या बनाना है ना हो कभी भी, या उसका इंटरेस्ट ही ना हो, तो खाने की पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर देगा। इसी तरह से बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आपके देश के अंदर हर जगह पर ऐसे लोगों को बिठा दिया गया जो उस जगह के लिए नहीं बने थे, जिससे आपकी व्यवस्था धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाए। अब ये योजना चेक करो। अब ये काम जब रॉकफेलर फाउंडेशन करता है, वो देखता है कि इस देश के अंदर तो लोग बीमार हैं नहीं, और मैंने तो हर आदमी तक बीमारी और उसका इलाज पहुंचाने की योजना बनाई है, तो कैसे किया जाए? तो पहले ढूंढा जाए कि ये लोग बीमार क्यों नहीं होते। बीमार क्यों नहीं होते? तो पता चलता है कि इस देश के लोगों ने, इनके पुरखों ने, इनको पढ़ाने की कोई इजाजत, मतलब वो नहीं है, जरूरत नहीं है। इन्होंने अपनी जीवन शैली को ऐसा बना दिया। भाई चेक करो थोड़ा सा, उसके सेल बदल दे, वो मेरे को वही ला दे, वही दे दे। देख लिया, वही दे दे, वही दूसरे वाला ही दे दे माइक, सेल बदल के। अब उन्होंने क्या देखा कि इस देश के लोग बीमार नहीं होते। अब बीमार नहीं होते तो बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि इन्होंने अपनी जीवन शैली को ही ऐसा बना लिया कि ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी को ही इस तरह से गुजार। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आपके शरीर का जो अंग सबसे ज्यादा जिस टाइम एक्टिव होता है, उसी अंग से रिलेटेड काम आप उसको देना शुरू कर दो, वो स्वस्थ रहेगा। सुबह 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक अपने फेफड़े और अपना हृदय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जो व्यक्ति उस टाइम जगा हुआ है, जो व्यक्ति उस टाइम काम कर रहा है या चल रहा है, वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। पहला नियम। दूसरा नियम, यदि आप
जंगल में या मिट्टी के अंदर पखाना जाते हैं, लेटरिंग जाते हैं, तो वहां 3 फुट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाएंगे जो उसको मिट्टी में मिलाने का काम चालू कर देंगे। अगर जंगल में जा रहे हो तो आपको उठ करके जाना पड़ेगा सुबह सुबह, मजबूरी आपको अंधेरे में जाना पड़ेगा, यानी आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। और जब आप दूर जा रहे हो तो पानी की वेस्टेज भी 0 हो रही है। अगर जंगल में जा रहे हो तो वहां तो पानी का स्रोत है पहले से, यानी कि बीमार हेल्दी भी रह रहे हो, पोल्यूशन भी 0 है, पानी का वेस्टेज भी 0 है। वहीं अगर वो आपका मल अगर ऐसी किसी जगह पर गिरे जहां पर फर्श है, पक्का है और नमी है, पक्का है और नमी है, तो वहां ऐसा बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएगा जो आपको बीमार करेगा। तो यह आपके घर में आने वाली लेटरिन के अंदर प्रोसेस है। वहां पानी भी रहता है, नमी भी रहती है और बंद दरवाजा रहता है उसका 24 घंटे। अब यह पता चलता है कि ये लोग तो सुबह सुबह खाने का जो प्रोसेस है उनका टाइम भी इनको मालूम है, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय हमारा पाचन जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो जो आदमी 4 बजे उठ के डंगरों का काम करने लग जाएगा, खेत जंगल में जा आएगा, एक बार खेत में जाकर 2 बरोटे अपना न्यार के भी काट लेगा, उस आदमी को तो 7-8 बजे तक वैसे ही भूख लगाएगी। क्लियर? इन्होंने देखा कि इस देश के अंदर तो ऐसी कमाल की प्रोसेस है कि ये लोग तो बारिश होते ही पकोड़े शुरू कर देते हैं। सारा बारिश चलता है, सारा जितना भी अपना चमासे का महीना होता है, अपने गुलगुले, सुहाड़ी हैं और पूड़े कंटिन्यूस चला तेल। ये अब आयुर्वेद वाले कहते हैं कि बारिश जब हो, जब बारिश का मौसम होता है तो आपको तेल खाओ, तेल लगाओ, तेल ही तेल चलो। तो हमारे पुरखों को पहले से मालूम था। और जो तेल नहीं खाएगा बारिश के दिनों में, बारिश खत्म होते ही उसको प्लेटलेट डाउन जाएंगे, ये जो डेंगू जिसको कहते हैं। और हमारे वहां पर जैसे ही बारिशें खत्म होगी, हमारे यहां इस तरह का प्रोसेस होगा कि अभी थोड़े टाइम के बाद में श्राद्ध आ जाएंगे, नवरात्रे आएंगे, उसमें फास्ट रखा जाएगा, पेट खाली रखा जाएगा, नवरात्रे खोलेंगे, उसके बाद में हम खीर खाएंगे। उस टाइम पे दूध के प्रोडक्ट खाना कंपलसरी है। बारिश के दिनों में दूध प्रोडक्ट खाना कंपलसरी नहीं है। तो हमारे गांव में जब हम अपने डंगर पालते होते थे तो हमारे जो डंगर हैं वो ऑटोमेटिकली गर्मी के मौसम के बाद में दूध देना ऑटोमेटिक कम कर देते थे। दूध नहीं होता तो नहीं पीते थे, होता था तो पीते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आपके देश में जितनी भी खपत है, जितना दूध चाहिए उतना पैकेट में बंद होकर के आपके गांव में आ जाएगा, तो आपको कोई फर्क पड़ता नहीं। अब इस प्रोसेस को उन लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी कि ये आदमी तब तक बीमार नहीं होंगे जब तक ये खेत में जाना बंद नहीं करेंगे। और खेत में जाना बंद ये कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनके पास जाते हैं कि अपनी जमीन बेच लो, तो ये तो किसान तो अपनी जमीन को मां कहता है। उस टाइम पे तो जमीन को मां बोलता था, तो मां को ये कैसे बेचेगा? तो पहले इसको इस बात पर यकीन दिलाना पड़ेगा कि यह जमीन मामू नहीं है। इसने खूड कहना शुरू करो, फिर डले कहना शुरू करो, फिर मट्टी कहना शुरू करो, और फिर अपने बालका ने कहो मट्टी में मट्टी होने का कोई फायदा नहीं, जाके किसी का नौकर बन जा, नौकरी तो अपने बालका तक कहना। इसके लिए ये तब तक खेत में जाना बंद नहीं करेगा जब तक खेती घाटे का सौदा नहीं बन जाती। और खेती घाटे का सौदा तब तक नहीं बनेगी जब तक इसके घर में गाय हैं, क्योंकि इसके घर में गाय हैं तो इस पर 2 बलद परमानेंट हैं, इसके खेत का साथी। पेट्रोल हो ना हो, बिजली हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना तड़के ले राम का नाम भाई, दोनों बलद लेगा अपना खेत में अपना काम करके रोटी राटी खा बढ़िया फिट हो गया है। आज के टाइम पे थेरेपी होती है कि मिट्टी के साथ टच करो, मिट्टी के साथ। अब पहले माटी में रहा करते तो इसलिए बीमार नहीं होते। इतनी गजब की साइंस थी हमारे पास, हमारे पुरखों ने दी थी। उसको खत्म करने के लिए हमारे घरों से पशुधन को उड़ाना जरूरी था। और पशुधन तब तक नहीं जाएगा जब तक पशु को रखने के लिए सुविधा है। और पशु को रखने के लिए हमारे पास 2 सुविधाएं होती थी, एक तो पूरे गांव का जोड़ और एक पूरे गांव का जंगल। सुबह सुबह जंगल में अपनी भैंस खोल दी, पाड़ी अपना एक जने की जिसकी ड्यूटी है अपना डांगरा ले गया, और सांझ ने ले आया बढ़िया अपना सान ने दूध दाद पी के तड़के थी जो होया वो तड़के आड़ा जो गोबर था वो अपना
कुरडी में गिरा, वह खाद बनन लाग रही है, उस जो खेत में जो डांगर है वो काम करने लग रहा है। कति पूरा सिंक्रनाइजेशन में ऐसा काम था, हर काम को अपने हाथ से करवाया जाता था। ई बाबा रामदेव बैठ के उड़ैया एक्सरसाइज करवाया है, तुम्हारी दादी तड़के कराई नहीं करती रोज है। अभी कहते हैं वो हमारे सुशील भाई हैं, घी की बात आती है तो घी के रेट किस टाइप से मालूम है आपको भाई? 3 टाइप से घी बनेगा, तने देख ले कौन सा लेना। एक तो है जो बिजली वाली मोटर तक बनेगा, दूसरा है जो बिजली वाली मोटर तो है लेकिन वह न्यू चल रहा है, एक बार न्यू, वो महंगा है थोड़ा। तीसरा है जो हाथ वाली रहीत है बिलोने वाला, वो घना महंगा है। इसका मतलब अपने वाले बुढ़े तो घनी महंगी चीज अपने आप पे खाया करते। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह वाला मानस अपने बच्चे को दिल्ली में अगर रखता है तो ऑर्गेनिक नहीं खिला सकता, और हमारा तो हर घर प्योर ऑर्गेनिक खाया करता भाई, नहीं मेडिकेटेड घी खाया करते हम तो, जिसको आज मेडिकेटेड घी बोलते हैं, वो मेडिकेशन वाला 24 आवर। तो पहले आपके डंगर खत्म करने के लिए आपका जंगल खत्म करना जरूरी है, तो पहले तो जंगल काटवा दो। इनके यहां मिल लगा दो, शुगर मिल ला दो, किसी के यहां दूसरी फैक्ट्री ला दो, किसी के यहां कोई फैक्ट्री, मतलब कुछ भी लग जाओ, जंगल नहीं रहना चाहिए, बात खत्म। जंगल कट गया, फिर इनके जो लेटरिंग के खड्डे हैं इनका मुंह खोल दो बाहर नाली में। 2010 में हुड्डा साहब का प्रोग्राम था, यो पूरे प्रदेश में एक साथ होता है। ये कदे न सोच रहे हो कि सारे लेटरिंग के खड्डे बाहर उसका पाइप में चला गया। अब देखो कमाल की बात, आपका पानी यदि उसमें मल डल जाए, गोबर हो या मल हो, तो पानी के अंदर ऐसा बैक्टीरिया या ऐसे जीव पैदा हो जाएंगे जो उस मल को खाना स्टार्ट कर देंगे, और पानी अपनी शुद्धता के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। पानी खुद को शुद्ध कर लेगा। जो अंडरग्राउंड पानी है ना, वो खुद अपने आप, प्योर पानी बोलते हैं ना आप उसको, सबसे शुद्ध नीचे का पानी, वो तो क्यों तो कितने हजारों साल का पड़ा हो, नहीं, लेकिन हम उसको शुद्ध बोलते हैं, ताजा बोलते हैं नीचे से आने वाले पानी को। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने आप को शुद्ध करता रहता है। वो तब तक करता है जब तक उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा हो। इसको ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं, कार्बन वाले मटेरियल, जो मल मूत्र है ये। लेकिन यदि कोई सिंथेटिक मटेरियल केमिकल हो, सिंथेटिक कौन से, शैम्पू आप यूज करा, जो विम बार पहले आप जो खाया करते उसमें जो बर्तन साफ करा करते, तो मैंने उस टाइम पे वो दौर देखा है जब बर्तन साफ भी करे राख के साथ और फिर कपड़े से पोंछ दिया, पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राख ऐसी मेडिकेटेड होती थी कि वो अगर बॉडी के अंदर जाएगी तो वो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाएगी। आपने देखा है ये कभी कि राख अगर बॉडी के अंदर जाती है तो ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है? किस किस को मालूम है ये बात? कुछ लोगों ने जिस पे पंचगव्य पे काम किया उनको मालूम है। राख की चुटकी धर ली है भाई जीप पे, है ना। अब उन्होंने इतने केमिकल डाल दिए, आप सिर में शैम्पू लगाओ, शरीर पे साबुन लगाओ, हैंड वॉश लगाओ, या फिर लेटरिंग का वो खड्डा साफ करने के लिए वो नीला नीला वो डालो लिक्विड, वो सब केमिकल जो पानी में जा रहे हैं वो पानी को दोबारा से ठीक नहीं होने देगा। और ये बात सरकारों को भी पता है। और जो लेटरिंग का सारा पानी जोड़ में इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से लोग अपने डंगरों को जोड़ में पानी भी नहीं पियावेंगे। इसलिए तो बंद किया था अपन ने पानी पियाना जोड़ा में, जहां जहां बंद किया। अब आपके पास जंगल नहीं बचा, आपके पास जोहड़ नहीं बचा, तो अब आपका डंगर रखना हो गया मुश्किल। धीरे धीरे आपने घर से डंगर निकाल दिया, आपके घर में बैल की जगह ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर लाना आपकी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा था उसी दौरान कंपनी के लोग जीप में, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे कट्टे धर धर के आपके खेत में फ्री में डीएपी यूरिया मार के आपने बतान लाग रहे थे, देख कितनी फसल बद गई, देख कितनी फसल बद गई। तो आप जब खेत के अंदर डीएपी यूरिया मार रहे हो, उस टाइम आपकी जमीन के ऊपर एक केमिकल की परत जम जाती है। वो केमिकल की परत उस जमीन को सख्त कर देती है, और जब जमीन सख्त हो जाएगी तो बलद उसने पाड़ नहीं सकते, तो बलद आता है उड़ाई होवे नहीं। जब अड़ नहीं चलेगा तो मजबूरी में आपने ट्रैक्टर लेना पड़ेगा।
पहले छोटा आइसर आओगा, फिर फोर्ड आओगा, फिर स्वराज आओगा, फिर मतलब 30 और 25 हॉर्स पावर, 30 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स पावर, 40 हॉर्स पावर, ये बढ़ते रहो, कितने बड़ा हॉर्स पावर ले आओ, यही चल रहा है। ट्रैक्टर की मतलब हिर्रो का साइज, ट्रैक्टर का साइज बड़ा होता जान लग रहा, और जमीन की क्वालिटी खत्म होती जान लग रही, क्योंकि जो जमीन का जो अपने पास सूक्ष्म जीव थे वो हमने केमिकल डाल डाल के खत्म कर दिए। ये बात उनको मालूम थी। अब इस बात का रॉकफेलर के साथ कैसे लिंक जुड़ता है इसको समझिए। इराक के ऊपर जब अटैक होता है अमेरिका का, तो उसमें बहाना क्या बनाया गया था कि सद्दाम हुसैन के पास जैविक हथियार है। ऐसा कहकर सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक किया, मतलब इराक के ऊपर अटैक किया। सद्दाम हुसैन को कैप्चर करके उसको फांसी पे लटका दिया गया कि तुमने बहुत से लोगों को मारने की योजना बनाई। आज तक भी वो जैविक हथियार नहीं मिला है, मिला तो नहीं होगा आज तक, ना किसी ने उसके ऊपर सवाल उठाया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उस इराक अमेरिका युद्ध के बाद लगभग 60% तेल के कुओं पर जिस कंपनी का आधिपत्य हुआ वो वही कंपनी है जिसने यूनाइटेड नेशंस में WHO को फंडिंग किया था। उसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। यानी सारे तेल के कुएं रॉकफेलर के हो गए। अब तेल को जब साफ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, जब उससे पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग, कोलतार अलग, मतलब जितने और गैस, जितने और मटेरियल वो निकल गए, बरोजा भी निकलता उसी के अंदर जो आप पटे पे लाया कर दे चक्की गंडासे के। उस सारी प्रोसेस में से सारे केमिकल निकलने के बाद एक केमिकल बचता है आखिर में, जिसका नाम है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उस API से बनते हैं सारे पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP और जितने इंसेक्टिसाइड, जितने खेत में डलने वाले केमिकल हैं, उन सब में वो डाला जाता है। उन पेस्टिसाइड कंपनियों का मालिक भी इंटरनल तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पे वही रॉकफेलर फाउंडेशन। और ये सारे DAP, यूरिया जब खेत में डल रहे हैं, इनसे जो प्रोडक्ट होते हैं उसको जब हम खाते हैं और जब आप बीमार होते हैं, तो जितनी भी टॉप की मेडिकल कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां, उनका मालिक भी रॉकफेलर फाउंडेशन। समझ में आया? कनेक्शन समझ में आया? यानी कि आप खेत में कुछ भी कर रहे हो, आप उसी रॉकफेलर फाउंडेशन को पैसा दे रहे हो। ट्रैक्टर चलाओ, इंजन चलाओ, डीजल गाड़ी में लेके जाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, उसके बाद दवाई खाओ, खेत में दवाई गेरो, बीज गेरो, सब पैसा रॉकफेलर फाउंडेशन को जान लग रहा। इसमें एक आदमी है रॉथस्चिल्ड, रॉथस्चाइल्ड भी बोलते हैं हम लोग, रॉथस्चिल्ड। यह है पूरी दुनिया की बैंकिंग को कंट्रोल करने वाला आदमी। ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया रॉकफेलर, यह है पूरी दुनिया की ड्रग इंडस्ट्री को काबू करने वाला। खेत में सामान, केमिकल, जितने भी केमिकल इंडस्ट्री है, वो पेंट की इंडस्ट्री जितनी है बड़ी, वो इन्हीं से, पेंट भी यही से बनता है। जितनी भी बड़ी बड़ी इस टाइप की कंपनियां जिनमें केमिकल इस्तेमाल होते हैं, रॉकफेलर की है। मतलब आपने अगर केमिकल की कोई फैक्ट्री खोलनी है तो आपको रॉकफेलर की किसी ना किसी कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा और अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। यदि आप नहीं देंगे तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब आपके गांव में कोई दुकान है, शहर में, कस्बे में कोई दुकान है, उसका हिस्सा जाना तय है। छोटी भी फैक्ट्री खोलोगे तो भी। ये तो रॉकफेलर की है। फिर रुपए पे आ जाओगे आप, रुपए वाले मुद्दे पे हम कल और परसों में चर्चा करेंगे। तो वो रॉथस्चिल्ड की फैमिली की है। इससे पहले साथ में एडिशन में आ जाएगा बिल गेट्स, तीसरा चेहरा। बिल गेट्स के बारे में पता लगाओ, उसके बाप ने कभी खेती नहीं करी, कदे आज तक खेत में जाके देखा नहीं बंदे ने। और आपको पता चले अमेरिका की 3.25 लाख एकड़ जमीन का मालिक अकेला आदमी है। और वो कैसे है? आपके गांव में जिसके पास आधा किला है या 1 किला है, उसकी क्या सोच बनी कुछ दिन पहले तक
कि मैं यो किला बेच के और शहर में प्लाट बना लूं, उड़े कोई जमीन बना के उड़े 3-4 कमरे गाड़ दूं तो पक्की आमदनी होती रहेगी कुछ मंथली इनकम। या फिर वो किला बेच के मैं अपने बालक ने अमेरिका भेज दूं तो और तक पैसे भेजेगा डॉलरों के हिसाब से, तो आके 2-4 किले और ले लांगे, यानी कि बड़ी जल्दी उसने किले बेचने की। या फिर जिसकी थोड़ी जमीन है वो उसकी आमदनी ही इतनी कम है क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हैं। अब अगर बैल है नहीं अपने पास तो जुताई करेंगे तो भी आपका पैसा लगता है, खेत में मजदूर से काम कराएंगे तो भी पैसा लगता है, केमिकल डालोगे बीज का भी पैसा लगता है, मतलब एक एक चीज पैसे से आ रही है किसान की। तो किसान के पास खर्चे के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, खर्चा बढ़ता रहेगा। और जिस टाइम पे पैदावार आने की बारी होगी और जब किसान को उसकी कीमत मिलने शुरू होगी उसी टाइम पे कह देंगे पैदावार ज्यादा होगी की बार रेट बढ़े को नहीं। और साथ के साथ आपके रुपए की परचेजिंग पावर भी कम होगी। यह भी मालूम है क्या आपको? परचेजिंग पावर का कॉन्सेप्ट किस किस को मालूम है? नहीं मालूम? परचेजिंग पावर के कॉन्सेप्ट पे अपन लंबी चर्चा करेंगे जब रुपए वाले बात पे आएगा। तो इसको आप किसान के साथ जोड़ लेना उसी टाइम पे, फिर मैं आपको जोड़ के बताऊंगा इसको कि ये चीज किसान से कैसे जुड़ी हुई है। कि अगर किसान का कई बार ऐसा होगा कि अगर 300 रुपए क्विंटल है वो बढ़िया रेट है 2000 रुपए क्विंटल तक, अगर आपके रुपए की कीमत परचेजिंग पावर उसी हिसाब से हो जो सिद्धांत बनाया गया है, वो बताएंगे आपको। लेकिन बड़ी बात क्या है कि किसान जो आधे एकड़ का जमींदार है जिसको मैंने आपको बोला, अगर उस पे मान लो कमाई नहीं हो रही है अपनी जमीन पे तो वो क्या करेगा? बेच देगा उसको। उसको कौन खरीदेगा? आमतौर पे उसको उसका पड़ोसी ही खरीदता है, आधा एकड़ को 1 एकड़ को, थोड़ी महंगी भी मिले तो भी खरीद लेता है। अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है उसको बेचनी हो तो मेरे ख्याल से 2 एकड़ वाला तो नहीं खरीद सकता, उसको खरीदने के लिए 10 एकड़ वाला चाहिए। और किसी ने 10 एकड़ बेचनी हो तो फिर 100 एकड़ वाला, मतलब बड़ा जमींदार चाहिएगा जो उसने खरीदेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक चंक जो है हम बेचना शुरू करते हैं जमीन का, वो चंक ऐसे करते 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 एक टाइम पे ऐसा आता है जब बड़े बड़े जमींदारों की जमीन और बड़े मगरमच्छ शुरू कर देते हैं खरीदना। और ऐसे करके हमारे छोटे जमींदार धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। किसान खेती करना कम कर दिया ऐसा बोलते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि अमेरिका में 3.25 लाख एकड़ जमीन को खा गया अकेला बिल गेट्स। दूसरी कंपनियों ने कितना खाया इसका तो अंदाजा ही नहीं है आपको, जितनी गूगल ने कितना खाया, मार्क जुकरबर्ग ने कितना खाया, ये तो आंकड़े छोड़ दो। इसी तरह से इंडिया के अंदर आपने अगर देखा हो कि सरकार ने आर्मी की जिस टाइम पे अग्निवीर योजना ले आए उसी टाइम पे आपने नोटिस किया होगा आर्मी की 3 लाख एकड़ जमीन बेचने पे लगा दी, रेलवे की 9 लाख एकड़ जमीन बेचने पे लगा दी, सारे सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट थे सबको बिकवाली के लिए निकाल दिया, जितने बस स्टैंड थे। अभी अभी मैं एक देख रहा था आपके जींद में बहुत पुराना एक रेलवे स्टेशन था, जींद जंक्शन है ना, उसको तोड़ा जा रहा है जबकि वो एकदम फिट था। ये इस प्लानिंग का हिस्सा है कि जब वो टूटेगा वहां पर बिल्कुल ऐसा फर्श वाला चमचमाता हुआ एक स्टेशन बनेगा, उस स्टेशन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे और वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिर किराए पर दे दिए जाएंगे, ठेके पर 99 साल के लिए लीज पर दे दिए जाएंगे। बेच तो सकता नहीं क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन लीज पे दे दिए जाएंगे। 80 एकड़? हाँ, मैं को 80 एकड़ का तो कुछ भी नहीं। 45,000 एकड़ हुई थी सन 2014 में, जिस टाइम पे प्रधानमंत्री बना, बनते ही 45,000 एकड़, 1 रुपया सालाना, सॉरी 1 रुपया 1 एकड़ का, 99 साल के लिए। हाँ, अच्छा, सिर्फ ये ही नहीं, सिर्फ ये नहीं, कोयले की जितनी खदानें हैं सब 1 रुपया 1.5 रुपया टन के हिसाब से 99 साल के लिए अलॉट कर रखी हैं।
जितनी भी प्राकृतिक संसाधन है, जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे झरने हैं, चाहे तालाब हैं, चाहे डैम हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी सोने की खदान है, जितने लिथियम की खदान है, एल्यूमिनियम की खदान है, सब खदान को जो दे रखा है वो यही है, एक्सट्रैक्शन का 1 रुपया 1.5 रुपया टन के हिसाब से, यानी 1000 किलो का 1 रुपया सरकार को मिलेगा। वो है किसके? जैसे बिहार में कोयले की खदान है, वो खेत में जमींदार के है खदान। देखो कमाल का गेम क्या है। आप ये चीजें जनता सरकार मोर्चा क्यों बता रहा है आपको, इसको समझ लीजिए। ये हर चीज उठाई जानी है भविष्य के अंदर, हमारी डिमांड के अंदर हर चीज। वो क्या चीज है कि अगर मेरे खेत में तेल निकल जाएगा तो सरकार का, कोयला निकलेगा तो सरकार का, और अफीम अगर नीचे कुछ दब रहा होगा, ऐसी चीज होगी जिसमें सजा होंदी होगा निकलेगी तो किसान की, है ना। मतलब जहां गलत चीज है कोई, जिसकी वजह से जुर्माना हो सकता है, फाइन हो सकता है, सजा हो सकती है, उसके लिए तो कसूरवार है किसान। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो संपदा है, वह हो जाएगी सरकार की। सोना निकल गया तो सरकार का, और चरस दबा रखी होगी तो किसान की। इस बात के ऊपर नहीं आप चर्चा करते। बिहार में जमींदार जो है, मतलब इतने अमीर किसान हैं, जो आप ईस्ट बिहार की एरिया की ले लीजिए, कोयले की खदानें निकलती हैं उनके खेतों के अंदर अपने आप से, वहां ऑलरेडी है ऐसा अरेंजमेंट। जैसे ही पता लगता है कि वहां, अब तो लेजर से पता लगा लेते हैं कि यहां कोयला दबा हुआ है, तो वो किसान को वहां से विस्थापित कर देते हैं, या फिर कह देते हैं कि अगर तेरे को जाना है तो तुम यहीं खेत में काम करोगे। यानी वो अपने ही खेत में मजदूर की तरह काम करता है। जैसे अपना खेती का एग्रीकल्चर एग्रीमेंट वाले जो कानून थे 3, उनमें जो लिखा हुआ था कि किसान बोएगा वो जो कंपनी कहेगी, काम वैसे होगा खेत के अंदर जैसा कंपनी कहेगी, अगर वो चाहे तो अपने खेत में मजदूर के तौर पर काम कर सकता है। ऐसा उसको वहां पर किया जाता है, और उसे केवल दाल भात में पूरा दिन, सिर्फ चावल और दाल में, यानी कि एक टाइम की रोटी में ही पूरे परिवार से काम करवाया जाता है। क्योंकि उस आदमी को, उस बिहार के आदमी को ये नहीं मालूम, या उनका कोई नेता उनको नहीं बताता कि ये तेरे खेत से निकला है, तो वो जो इन्होंने कानून बना रखे हैं वो किसके हिसाब से बना रखे हैं। अगर ये धरती इस देश के लोगों की है, अगर भारत के लोगों की जमीन है, तो भारत के लोग उसके मालिक हैं ना। अडानी अंबानी कैसे मालिक हो गया, और किसी सरकार को कैसे हो गया। तो आने वाले वक्त में हो सकता है, अगर हमारे पास 1 लाख लोग समझे हुए, हमने क्राइटेरिया लिया हुआ है, जो विकास भाई बता रहे थे, उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया, थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया 1 लाख लोग है। यानी अगर हमने 1 लाख लोगों को ट्रेंड कर दिया, जिनको मालूम पड़ गया कि यह लड़ाई क्या है, फिर हमें क्या दिक्कत है मांगने में कि जितनी संपदा है, जितनी भी संपदा है, उससे जितनी आमदनी होगी भारत के हर नागरिक को बंटनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही हो। किसी भी उद्योगपति के पास नहीं जानी चाहिए। भाई जब भारत की है, उसमें उद्योगपतियों का क्या मतलब है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कंपनी को जब सरकार चला रही है तो घाटे में है, और उसको कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे खरीद सकता है। नहीं समझे भाई। जैसे रेलवे है, उसको अडानी क्यों लेगा अगर वो घाटे का सौदा होगा तो। वो फायदे का सौदा होगा तो ही तो लेगा ना। और यदि वो फायदे का सौदा है तो भाई वहां काम करने वाले लोग हमारे होंगे, हमारे ही बच्चों को नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चों को काम मिलेगा। लेकिन वो व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, वो उस चीज को बेचने पर भरोसा करेंगे। अभी रोडवेज है, लगभग आप बस स्टैंड पे जाओगे, आपको प्राइवेट बसें ज्यादा नजर आएंगी बस स्टैंड पर, और सरकारी कम नजर आएंगी। और जो नीली बसें आप सरकारी सोचते हो, वो भी सरकारी नहीं है। पता है ना आपको, जिस बस के पीछे लाल पट्टी नजर आए, लाल पट्टी, वो किलोमीटर के हिसाब से दे रखी है प्राइवेट लोगों को, और हमें मालूम नहीं है। उस पर लिखा होगा बकायदा, हरियाणा रोडवेज
सोनीपत, हरियाणा रोडवेज, जींद, मतलब लगेगा जिन डिपो की बस है, लेकिन वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है, ये नहीं पता हमारे को, क्योंकि उसका विरोध हुआ था काफी, पब्लिक के अंदर भी आया, तो उन्होंने बड़ा ड्रामा किया कि ड्राइवर कंडक्टर नौकरी से हटा दिए, सस्पेंड कर दिया और ठेके पे लगा लिए, और लोगों ने अपने ही बच्चों को ठेके पे लगाने के लिए वो कर दिया, तो बेचारे रोडवेज वालों की हड़ताल डाउन चली गई, रोडवेज वाले भी लटके, उनका सारा का सारा आंदोलन भी ठप हो गया, और अब उनको डिपार्टमेंट को बंद करने की दिशा में चल पड़े। हेल बिक गया, सेल बिक गया, सेल पता ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है HEIL, हेल, भेल BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, इसी जितने बड़े रेल बिक गया, सारे डिपार्टमेंटों को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम चल रहा है, सारा पैसा बैंकों की तरफ खींचने पे काम चल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में अब बिल गेट्स आ गया है। मालूम है आप लोगों को? किस किस को मालूम है? ये जो कोरोना वायरस था, ये वायरस किसके नाम पे पेटेंट है पता है आपको? बिल गेट्स। वायरस पेटेंट है, मतलब आप सोचो कोई दवाई बनाई हो वो तो पेटेंट हो, तो बात दूसरी, बीमारी का वायरस पेटेंट है बिल गेट्स के नाम। बिल गेट्स ने ये वायरस कब पेटेंट कराया मालूम है? सन 2014 में। बीमारी कब आई? 2019 में। अच्छा, इस बीमारी से बचने के लिए, सो कॉल्ड बचने के लिए, इन्होंने एक इंजेक्शन निकाला है ना, जो सबको लगा दिया गया, वो भी बिल गेट्स के नाम पेटेंट है। अप्लाई किया 2014 में और उसका अप्रूवल मिला 2017 में, यानी कि बीमारी भी उसी के नाम पेटेंट और उसका इलाज भी उसी के नाम पेटेंट। और ये बात सरेआम लिखी हुई है गूगल पे। मैंने तो पूरी वीडियो बनाई थी 1.5 साल पहले, पूरी वीडियो, जिसमें मैंने उस पेटेंट का नंबर भी दिया, सब कुछ दिया, है ना कमाल की बात। और एक और कमाल की बात बताऊं, जिस आदमी ने भी ये कोरोना वाला इंजेक्शन लगवा लिया है, वो आदमी अब बिल गेट्स की प्रॉपर्टी है। यह पेटेंट का कानून है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी पेटेंट वाली चीज इस्तेमाल की जा रही है, तो नाउ यू आर अ सब्जेक्ट ऑफ दैट पेटेंट कंपनी। और इसका फैसला दिया था 28 नवंबर 2022 को अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने। फैसला नहीं दिया, एक स्टेटमेंट दिया था, जहां एक आदमी अपने मानवाधिकार की रक्षा के लिए जब कोर्ट में गया, तो यूएस की फेडरल कोर्ट ने यह कहकर उसकी अपील को खारिज कर दिया कि तुम पर मानवाधिकार लागू नहीं होता, क्योंकि तुम मानव नहीं हो, तुम्हारे शरीर में बिल गेट्स वाले केमिकल जा चुके हैं और उनके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि रोबोटिक है। तो अब आप आधे मशीन और आधे इंसान हो, ट्रांस ह्यूमन बोलते हैं उनको। आजकल ये कॉमन वर्ड है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी वर्ड है, उसमें जाओ सर्च करो ट्रांस ह्यूमन, आधा ह्यूमन आधी मशीन। और ये आपको मैं जब वो पूरी वीडियोस बनाया करता था, वो पूरा चैनल उड़ा दिया, मैं 2020 में किसान आंदोलन में था, तो मैं उस टाइम पे वो पूरी वीडियो बताया करता था। नैनो पार्टिकल कितने मालूम है, कितने साइज के, नंगी आंख से दिखाई नहीं देते, इतने छोटे रोबोट बना चुके हैं वो। और वो केमिकल के जरिए बॉडी में जाकर के वो अलग अलग पड़े हुए हैं। 5G के टावर लग रहे हैं। 5G का टावर जब एक्टिवेट होगा, वो एक्टिवेट होते ही जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, बहुत कॉमन वर्ड है आज के टाइम का दुनिया का। इंटरनेट ऑफ बॉडीज IOB, पूरे शरीरों का इंटरनेट, यानी आपकी बॉडी एक अपने आप में इंटरनेट एंटीना, उस केमिकल जिसके अंदर वो नैनो पार्टिकल्स हैं। वो तो बच गए, हम अभी दूसरे पे रुक गए भारत के अंदर। जिन देशों में तीसरे चौथे पांचवें में है, वहां वो टेस्टिंग कर चुके हैं। साउथ कोरिया में आपने देखा होगा, एक जगह पर लगभग 250 लोग आंदोलन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने केवल एक बटन दबाया, 150 लोगों को ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आ गया। 150 लोग, देखा होगा ना, भगदड़ मची थी, 150 लोग उसी टाइम में। किसी ने देखा था? 4-5 लोगों ने देखा था।
समझ गए आप? हाँ, उस पर वीडियो भी बनाई थी, हमने भी बनाई थी। मतलब एक बटन और जितने भी लोगों के अंदर वो इंटरनेट ऑफ बॉडीज हैं, वो सब के सब एक्टिव होकर के सीधे ब्रेन में, ब्रेन एमरेज, ठक, हार्ट में जाके वहां ब्लॉकेज, ब्लॉक। उस टाइम पे आपकी बॉडी को मतलब बीमार होने की जरूरत नहीं है, अंदर पूरी मशीनरी है। जैसे आपने वो एक फिल्म देखी होगी ट्रांसफॉर्मर, किस किसने देखी है? उसमें वो मशीनें आपस में मिलकर के कुछ भी शेप ले लेते हैं, वो एक्चुअली है, वो असलियत में पॉसिबल है। मतलब वो हम लोग जब बोलेंगे तो लोग नु कह देंगे फिल्म वाली बात कराए, लेकिन वो इतने नैनो पार्टिकल्स हैं। और ये बयान बलराम भार्गव जो आईसीएमआर का डायरेक्टर जनरल है, उसने भी दिया था कि यस वी आर यूजिंग नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। सुना था वो बयान? किसी ने देखा कि नैनो पार्टिकल और नैनो टेक्नोलॉजी वाला? देखा है, वो एक्चुअली यूज कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम है। वो जिस बिल गेट्स की मैं आपको बात कर रहा था, उस आदमी का यह सपना था कि मुझे यह माइंड कंट्रोल यूनिट हर आदमी के हाथ में देनी है। हाँ, डिटॉक्स करा लेंगे आपको जिनके लग रहे हैं उनके तो डिटॉक्स करा लेंगे। जिसके शरीर में लगने के बाद अगर बुखार आया है, देखो जिसको कुछ भी नहीं हुआ, उसके अंदर चांस है कि प्लेसिबो था, नमक का पानी था, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको कुछ भी नहीं हुआ, उसका कारण क्या होता है? अभी जितने डॉक्टर्स हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, जब हम 6 दिन की 7 दिन की जब हम ट्रेनिंग करेंगे, तो अगली ट्रेनिंग के अंदर मैं उन डॉक्टर्स को लेके आऊंगा आपके बीच में, जो डॉक्टर्स एक्चुअली इस पूरे सिस्टम के अंदर हैं। वो आपको बैठ के पूरा समझाएंगे कि ये क्या टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि हम लोग अभी 2-3 मीटिंग्स हम ऐसी कर चुके हैं, तो हमने उनको प्रॉमिस किया है कि हम आपकी कोई बात बाहर नहीं जाने देंगे, नाम का प्रचार नहीं करेंगे हम आपका। क्योंकि प्रचार होते ही बोलते हैं सब, एक भी नहीं बचेगा अगर किसी डॉक्टर ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल दिया। जब तक हमारे पास 1 लाख लोग समझे हुए नहीं है, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म से नहीं बुलवा सकते ऐसे डॉक्टर से। वो डॉक्टर हैं सरकार में बैठे हुए, वो आईसीएमआर में बैठे हैं, वो एम्स में बैठे हैं, वो वहां पर बैठ करके सारी रणनीति को देख रहे हैं। अंदर ही अंदर मतलब घुन लगी हो उनके अंदर, वो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं कि अगर छोड़ देंगे तो भी कुछ नहीं बदलना, तो अंदर रह के कम से कम जानकारी तो इकट्ठी कर रहे हैं। तो वो हमको जानकारियां देते रहते हैं लगातार। तो एड्स के ऊपर, एड्स का पूरे प्रोपेगेंडा, जितना निपा वायरस था, जितना ये H1N1 का था, स्वाइन फ्लू का था, बर्ड फ्लू का था, और फिर ये कोरोना का था, तो वो जानकारियां सारी लिखित में रखी हुई है। इतने मतलब आप ये समझो कि यहां से लेकर चले जाओ, ये पूरी दीवार वहां तक इतनी फाइलें आरटीआईज की इकट्ठी कर रखी है उन डॉक्टरों ने। मतलब एक पूरे घर की 3 मंजिल में नीचे से लेकर ऊपर तक केवल और केवल फाइलें हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो असलियत में मानवता की लड़ाई लड़ भी रहे हैं, लेकिन उनको लोग ही नहीं दिखते लड़ने वाले, आगे से खड़े होने वाले। वो कहते हैं हमने बोला, बोलते ही हम अगले दिन मिलने के ही नहीं, कभी आ जाएगा हार्ट अटैक हो गया। अनिल माधव दवे का नाम किस किस ने सुना है? अभी वो पर्यावरण मंत्री थे अनिल माधव दवे, आरएसएस के बहुत बड़े प्रचारक थे, विद्वान आदमी थे। उनको पर्यावरण मंत्री बना दिया गया और स्टेट का एग्रीकल्चर भी दे दिया गया। जब जीएमओ की अप्रूवल की बारी आई, 2015-16 की बात है, ये मोदी सरकार के बनने के बाद की बात है, जिस टाइम पे जीएमओ के अप्रूवल की बारी आई। जीएमओ के बारे में कौन कौन जानता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों के बारे में। जीएमओ में क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, एक स्पीसीज का जीन दूसरे स्पीसीज में डाल करके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, म्यूटेशन की जाती है, देखा जाता है कि ये कितना सही काम करेगा और कितना गलत काम करेगा। जैसे वो जो लाल टमाटर होता है ना, गोल गोल मीठा टमाटर जो होता है, उसमें मछली का जीन डाल देते हैं वो लोग। तो अगर किसी को लगता है कि मैं शाकाहारी हूं, तो उसका वैसे ही अंदर धर्म भ्रष्ट करते रहते हैं। तो ऐसे करके वो बच्चे भी जेनेटिकली इंजीनियर बनाने शुरू कर दिए। मालूम है आपको? अभी 1 हफ्ता पहले की खबर है, आप में से कर किसी ने ध्यान दिया हो, अखबार में छपी थी, आदमी को सुअर का दिल लगाया था। किसी ने देखी खबर? हैं 4-5 लोग। वो आदमी को सुअर का दिल लगा करके ये चेक कर रहे थे कि कितनी कंपैटिबिलिटी बनती है। असलियत में वो बहुत पहले कर चुके हैं। 1990 के अंदर एनडीआरआई में उन्होंने एक भेड़ का क्लोन बनाया था। वो जो जेनेटिक साइंस की बात कर रहा हूं, वो कितनी आगे तक जा चुकी है। वो भेड़ को हूबहू उसकी शक्ल दे दी गई, यानी किसी भी व्यक्ति का डीएनए लेकर के उसका हूबहू आदमी तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल यूं का यूं।
यहां तक कि मेमोरी को भी रिप्लेस करने का ये लोग तैयार कर चुके हैं, जिसका नाम है न्यूरालिंक। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये जीन वाली जो थेरेपी है, इसके तहत ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड बच्चे बना रहे हैं कि आपको जैसा बच्चा चाहिए, मान लो आपको वफादार बच्चा चाहिए तो कुत्ते का जीन डाल दिया जाएगा, आपको सख्त बच्चा चाहिए तो सूर का डाल दो, गैंडे का डाल दो, जीन डालना है उसमें, बॉडी आपकी वैसी हार्ड हो जाएगी। उसी हिसाब से ये लोग वो प्रैक्टिकल कर चुके हैं। हम लोगों तक खबर इसलिए नहीं आती क्योंकि हमको तो टीवी और मीडिया के माध्यम से ही खबर है ना, हमको पढ़ने की कहां आदत है। हमको तो यह भी नहीं पढ़ना आता कि किताब अगर अखबार की हेडलाइन में लिखा होता है कि 26 लोगों की ट्रांसफर की गई, तो आपको यह भी नहीं पता इसका मतलब क्या है, जबकि एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यह गेम होता है जहां नीचे का मालिक अपने ऊपर वाले मालिक को मीडिया के माध्यम से खबर देता है। भारत में जितने भी इंग्लिश के अखबार हैं सारे के सारे आज भी विदेशी कंपनियों के ही मालिकाना हक के अंडर काम करते हैं। तो वो यहां जो भी चल रहा है उसकी खबर इजराइल को ऐसे नहीं भेजते कि चिट्ठी लिख देंगे या फिर फोन कर देंगे, वो अखबार में छापते हैं बकायदा, और कोड लैंग्वेज होती है वो, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी नाक के नीचे वो षड्यंत्र बता रहे हैं कि आने वाले 10 दिन में हम इतने लोगों को मार देंगे, आने वाले इतने दिनों में हम वहां ब्लास्ट करने वाले हैं, आने वाले इतने दिनों में हम वहां इतने लोगों को यह करने वाले हैं। पूरा अखबार के अंदर ये साइंस है, इतनी मोटी मोटी किताबें छपी हैं इसके ऊपर कि इसको समझना कैसे है। अगर यहां लिखा हुआ है, नंबर आपको सामने आएंगे, कुछ नंबर जब आपके सामने आए तो समझ लेना ये उन्हीं का इशारा है। 26 नंबर जैसे आए, 47 नंबर अगर आता है, 47, 26 या 26 का उल्टा, 47 का उल्टा, या एक नंबर आता है खास इनमें 3 रिपीट हो रहा हो, 6 रिपीट हो रहा हो, 6 6 6 शैतान की पूजा करने वाले लोगों का नंबर है, 9। वरना यह सिग्नल कैसे जाता है कि अखबार में जब एक हेडिंग छपती है और हमारा ध्यान नहीं जाता, हमको तो समझ में आ गया था कि क्या हुआ होगा कि जब अखबार में छपता है कि मोदी जी की माता का देहांत 3 तारीख को तीसरे महीने में, देखो तीसरे महीने की 3 तारीख को 3:33 और 33 सेकंड पर होता है। आखिरी सांस कितने बजे निकली, ये मैसेज क्या कहता है? गोधरा कांड की डेट पता करो, टोटल करके देखोगे यहीं आएगा। 1984 के दंगों की डेट की शुरुआत पता करोगे यहीं आएगा। कितने लोग मरे, ये नंबर जो अखबार में छपेगा अंग्रेजी के अखबार में, ये नंबर टोटल यही आएगा। बहुत बड़ा गेम है, इसके ऊपर तो जब चौथे लेवल की ट्रेनिंग आएगी सिर्फ उन्हीं लोगों को समझा पाएंगे हम ये चीज जो चौथे लेवल तक जाएंगे। अभी पहले लेवल पे हो आप, दूसरे पे 7 दिन की, तीसरे पे 4 दिन की, और फिर होगी वो रिसर्च टीम एक बनेगी जो गुप्त बनेगी, जिसका किसी को नहीं पता, जो रिसर्च कर करके आपको देती रहेगी। जैसे ही मारे वर्गे मानस तो किल की मार मार के बता रहे हैं। ये जिनको ये पता चल जाए उन आदमियों के बारे में ये मत सोच लेना कि वो ज्यादा दिनों तक आपके बीच रहेंगे, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं ना ये नंबर खेल का। तो आपने कई लोगों ने तो आज पहली बार सुना होगा कि नंबर का भी कोई खेल हुआ है, जबकि वेदों में भी यह कहा गया है कि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो शब्द, अंक और अल्फाबेट में ही बनाई है, शब्दों में ही बनी ना सृष्टि का निर्माण। और वो इसी तरीके से बोलते हैं कि ये जो अंक हैं, अंकों का अपना एक वैल्यू है, उनका एक एनर्जी लेवल है, उनकी एक वाइब्रेशन है, और उसके हिसाब से अपनी ही वाइब्रेशन के लोगों को पकड़ना, ढूंढना, ट्रेंड करना, तैयार करना, उनको गद्दी पर बिठाना, ये पूरी योजना बनती है। हमको नहीं मालूम है क्योंकि हमने कभी रिसर्च की तरफ गए ही नहीं। आपने बच्चों को जीवन को एक बार गौर फड़ाओ। इनमें बालक हैं, बड़े बड़े बालक हो लिए 20-25 साल के। अब इन बच्चों को इनके माँ बाप तो इनको अगर पढ़ लिया करो, पढ़ने का मतलब क्या है, रट्टे मारा करो। रट्टे मारने का मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। आपकी सारी पढ़ाई केवल एक दिशा में लेके जाएगी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं 2-3 चीजों के साथ कनेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद आपको
जलपान के लिए फ्री करेंगे हम। जिस बिल गेट्स की मैं नाम ले रहा था, उस बिल गेट्स ने पूरी धरती, जिस नीति आयोग से जो बातचीत चालू हुई थी वहीं पर फिर मैं आता हूं। नीति का मतलब है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह नाम है नीति का, यह फुल फॉर्म है, प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है इसका। और यह एक प्राइवेट संस्था की तरह काम कर रहा है, जैसे PHFI है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। यह बिल गेट्स की नाजायज संस्था है। नीति आयोग भी बिल गेट्स की बनाई हुई नाजायज संस्था है, जिसका चेयरपर्सन उस देश का प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री वो होगा जो पहले वहां हाजिरी लगा चुका होगा। अब अगला भी प्रधानमंत्री वही बनेगा, ये बने कि अगला बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एज अ मेंबर इसमें इंक्लूड किया गया है। और स्पेशल जो एडवाइजर्स हैं वो कौन है मालूम है? उसमें अडानी, उसमें महिंद्रा, उसमें टाटा, उसमें ये वो सारे लोग हैं। विप्रो का चेयरमैन नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेणी जो आधार कार्ड का मालिक है, वो सब इसके अंदर स्पेशल एडवाइजर हैं। और मुख्यमंत्रियों को एडवाइस वो देते हैं, कोई भी प्लानर उसके अंदर नहीं है। आप नीति आयोग के स्ट्रक्चर को देखिए, सभी मुख्यमंत्रियों को, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है, वैसे ही टाटा और नंदन नीलकेणी जैसे लोगों की सलाह पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी नोटों के चलन और छापन और उनके पूरे चलन की जो बोर्ड है वो सेंट्रल बोर्ड करता है। और सेंट्रल बोर्ड में यही बैठे हैं नारायण मूर्ति, महिंद्रा, टाटा, यही वहां बैठे हैं आरबीआई के अंदर भी। आपके लिए जितनी पॉलिसीज बन रही हैं केवल वही लोग बनाते हैं, वो उन्होंने केवल लिख कर देना होता है। आपने गौर फरमाया हो, आप किसानों के तीनों कानून उठाकर देखोगे, आपको वही मिलेगा। स्पेशल जो टास्क फोर्स बनी है यूपी में, मैं अपना जो अगला वक्तव्य रहेगा उसमें मैं आपको यहां से, जहां से मैं खत्म कर रहा हूं, यहीं से आगे कनेक्ट करके, और वो जो सुबह वाली दिनचर्या है उसके साथ कनेक्ट करके फिर आगे हम बढ़ेंगे, ताकि आपको ये पूरी की पूरी तस्वीर समझ में आए कि आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, ये सारी की सारी आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड और गुत्थम गुत्था है कि एक को बर्बाद कर दो सब बर्बाद हो जाएंगी, और आप एक को ठीक करने चलोगे तो आपको सबको ठीक करना पड़ेगा। यानी खेती ठीक करने के लिए आपको शिक्षा पर भी काम करना पड़ेगा, और आपको न्याय पर भी करना पड़ेगा, आपकी गांव की पूरी व्यवस्था पर काम करना पड़ेगा। वो काम कैसे करना है इसको समझने के लिए, ये खराब कैसे हुई है ये समझना जरूरी है। जो खराब है वो पता चल जाए तो ठीक कैसे करना है ये व्यवस्था अपने गांव में पहले से मौजूद है। यानी जो मैं बता रहा हूं, हमें पीछे नहीं जाना कहीं भी। हमने ऐसा नहीं करना कि भाई तू तो यार पीछे जाने की बात कर रहा है, हम पीछे नहीं जाने की बात, यहां से आगे कैसे जाना है हमारे ब्लड में